जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट जनवरी 2024। सीटेट जनवरी 2024 यानी SST का आज हम पेपर डिस्कस करेंगे। SST 2011 से 19 तक जो आए हुए प्रश्न हैं उसको आज हमने डिस्कस किया है, जिसमें हम 60 में 60 अंक लाने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि हम एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं और समझते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि स्थल का संकरा भाग, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए, स्थल का एक जो संकरा भाग होता है वो दो बड़े स्तरीय भागों को जोड़ता है एक दूसरे से, तो उसको क्या कहते हैं हम। उसको स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या जल संधि, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा उसको समझते हैं। देखिए, स्थल का एक संकरा भाग यानी स्थल के जो संकरे भाग होते हैं उसके दो बड़ी स्थलीय भागों को जोड़ता है, तो जब स्थल के भागों को जोड़ता है तो उसको स्थल संधि ही हम कहेंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्थल संधि। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। देखिए, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल है, यानी सीटेट परीक्षा में और सामाजिक विज्ञान में हमारे क्या क्या शामिल किया गया है उसको समझते हैं। देखिए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र। देखिए, समाजशास्त्र उसमें नहीं दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। देखिए, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन 2 यानी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है और अर्थशास्त्र उसमें दिया है। और देखिए, यहाँ पर दिया है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान भी इसमें दिया है लेकिन समाजशास्त्र नहीं दिया, तो ऑप्शन ये कट जाएगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, इसमें मनोविज्ञान नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चौथा नंबर, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। तो किस विधा का विरोध आवासी है? तो किसका है? संरचनात्मक प्रशिक्षण का, अनुकरण का, निपुणात्मक अधिगम का, व्याख्यात्मक शिक्षण का। तो ये व्याख्यात्मक शिक्षण का क्या है? विरोधाभासी है। आगमनात्मक व्याख्यात्मक शिक्षण का क्या है? विरोधाभासी है। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। किसको? विस्तार को बढ़ावा देती है। ये हमारा जो ऑप्शन ए है हमारा बिल्कुल सही है। ये दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। देखिए, जब व्यक्ति तर्क करेगा और विश्वास से समझने की कोशिश करेगा तो ये मूल्यांकन में मदद करता है। इसलिए ये ऑप्शन क्या है हमारा यहाँ पर गलत दिया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ए सत्य है और बी असत्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए सत्य है और बी असत्य है। अगला प्रश्न है, देखिए, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। तो अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़ों, या फिर आंकड़ों के संग्रह से विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े, या फिर इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। तो देखिए, हमारा जब अनुभव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अनुभव की बात हो रही है। जब स्टूडेंट इसमें अनुभव की बात कर रहा है तो यहाँ पर अनुभव की बात करेगा तो इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। ये हमारे तीनों क्या है? गलत हैं। ऑप्शन चौथा हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रकृतियाँ डैश
शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। अब देखिए यहाँ पे भौतिकता की बात हो रही है, तो भौतिक की बात करेंगे तो भौतिक में कौन सा उपयोगी हमारा होगा? अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल या इतिहास। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। जब भौतिक विशेषताओं की बात की है, मॉडल और प्रकृतियाँ दिखाई देती हैं, यानी जो हमारे नक्शे वगैरह दिखाई देते हैं, तो वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? भूगोल में। किसमें? भूगोल में। हमारा ज्योग्राफी में ये सब भौतिक विशेषताओं का आभार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो यहाँ पर किस प्रकार का स्रोत है ये? तो हमारा ये आंसर हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो गया? समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो ये जाहिर सी बात है, सभी को बताया, जितने भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं वो, या फिर सही बच्चे होते हैं वो, क्या समावेशी शिक्षा में क्या है? अच्छे से सीखते हैं, समावेशी शिक्षा में सीखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसको समझते हैं पहले। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटों समूह के गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? किसने ये दिया है? तो यहाँ पर समझेंगे, ये विकास के बारे में जो दिया है वो जीन पियाजे ने दिया। किसने? जीन पियाजे ने दिया है। ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा दिया है, अगला हमारा जो प्रश्न है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को हम उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, परियोजना को कम करने के लिए या करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें, या छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। तो ऑप्शन है हमारा चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए रखना चाहिए, इससे ही उसका ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जटिल सोच कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, अमूर्त सोच कहते हैं, या फिर आलोचनात्मक सोच कहते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो देखिए अजंता गुफाओं की बात हो रही है यहाँ पर। तो अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए हमारे जो सामग्री प्राप्त होती है वो कहाँ पर होती है, किससे प्राप्त होती है? तो ग्रेफाइट से, पौधों और खनिज से, स्लेट या पशु के अंग अवशेषों से। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा पौधों और खनिज से। किससे? पौधों और खनिज। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? तो यहाँ पर देखिए सबको पता है, ये प्रश्न तो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, ताड़पत्रों पर। किस पर? ताड़पत्रों। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न क्या बोलता है? मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि यानी काल सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी की बात की गई है यहाँ पर, तो पुरापाषाण काल। कौन सा हो जाएगा? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल क्या है? सबसे लंबी अवधि। हमारे जो पाषाण काल दिए हैं वो 3 दिए हैं। कौन से? मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल। ये हमारा महापाषाण काल इसमें से नहीं है। तो 3 में से सबसे जो पुराना है वो पुरापाषाण काल है। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर बात की गई है ऑप्शन ए में, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही की गई है। यहाँ पर क्या की गई है? बिल्कुल सही। अगला है, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो हमारा ये दोनों बिल्कुल सही बात की है। ये यहाँ पर
ए और बी दोनों क्या है, सॉरी, हाँ ए और बी क्या है, दोनों हमारे सत्य हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16वें का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो हरियाणा में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे जम्मू कश्मीर। किसमें? जम्मू कश्मीर में हड़प्पा के नगर की सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं इसके साक्ष्य। अगला देखिए, अगला प्रश्न है ऋग्वेद। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? तो पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत या फिर ब्राह्मी भाषा में। तो हमारा जो ऋग्वेद था क्या था? ऋग्वेद हमारा जो था वो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में रचा गया था। किसमें? संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जनपद महाजनपद के पहले शासक क्या थे? तो मगध महाजनपद के जो पहले शासक थे हमारे थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ये बहुत बार आया है परीक्षा में, 20 नंबर प्रश्न। वैसे तो ये 2011 की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, 2019 में, सॉरी 2019 में आए हुए ये सारे प्रश्न मैंने डिस्कस किए हैं, वो 2019 में आए हुए प्रश्न हैं। और बाकी जो 2-4 प्रश्न हैं वो अदर परीक्षा में 2011 से लेकर 2019 तक जितनी परीक्षा में प्रश्न आए हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन ये प्रश्न 2019 में आया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का त्रिरत्नों में से नहीं है? तो बौद्ध धर्म के सबको पता है ये 3 त्रिरत्न है। क्या है? त्रिरत्न का मतलब 3 त्रिरत्न है। कौन सा है? धम्म है, संघ है और बुद्ध है। तो यहाँ पर अहिंसा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया कि नहीं है, तो नहीं की बात की गई, तो हमारा अहिंसा, इसमें क्या है? अहिंसा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा की बात हो रही है तो यहाँ पर विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। सबको पता है कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें विधायक बनता है। क्या बनता है? विधायक ही उसका विधानसभा का सदस्य होता है, उसके बगैर चुनाव इसका होता है। अगला देखिए, अगला है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? तो राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय या संसदीय और एकात्मक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा संसदीय और संघीय। संसदीय और संघीय, ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो यहाँ पर 84, 47, 74 या फिर 48 यानी 48। तो यहाँ पर अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो वो है 84 यानी 84। कितने हैं? 84 अनुसूचित जातियों के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं 84। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? तो देखिए, अस्पृश्यता की बात हो रही तो यहाँ पर समानता के अधिकार की, किसमें? समानता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि समानता का अधिकार इसमें है ही नहीं, क्योंकि अस्पृश्यता का मतलब होता है कि छुआछूत मानना। तो यहाँ पर समानता का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार शोषण के विरुद्ध अधिकार, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो संविधान के अनुसार अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 संपत्ति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये मौलिक अधिकार था, पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अब हटा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है और ये मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न देखिए, अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। जो अस्पृश्यता होती है यानी छुआछूत जो होती है वो किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है?
तो वो करती है जाति के आधार पर। लोग जाति के आधार पर अस्पृश्यता का भेदभाव अपनाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 27वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को जो नियुक्त करता है वो करता है राज्यपाल। क्या करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल। देखिए ये जो संविधान से प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं परीक्षाओं में, सीटेट की परीक्षाओं में अधिकतर आते हैं, तो ये तो आपको रटी लेना चाहिए। यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न देखिए 28वां प्रश्न है, अब राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है यहाँ पर भी समझिए। पहले हमने बता दिया कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल करता है, और राज्यपाल को कौन करता है? तो राज्यपाल को करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर है प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? यानी प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री करते हैं, सांसद और विधायक, या मंत्रियों के परिषद? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सांसद। क्या है? सांसद। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है कि प्रधानमंत्री का चुनाव सांसद करते हैं। अगला प्रश्न है देखिए 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत का पहला नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है देखिए 31वां प्रश्न। आज हम पूरे 60% डिस्कस करेंगे। कितने? 60%, क्योंकि एसएसटी परीक्षा में 60% ही आते हैं। आपको 60% देखने तक की क्षमता है, तभी आप परीक्षा में 60 के 60 क्वेश्चन हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो 60% देखिए, बिल्कुल हमारा अच्छा वीडियोज है। 60% हमने डिस्कस किए हैं एसएसटी पेपर 2019 के। किसके? 2019 में जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उसके हम डिस्कस कर रहे हैं, समझिए। अगला देखिए प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्य का पहला नागरिक। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर भारत का पहला नागरिक की बात हो रही थी, और यहाँ पर किसकी? राज्य के पहले नागरिक की बात हो रही है। तो राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। देखिए जो प्रीवियस ईयर का आया वो प्रश्न है, इसलिए 2014 की बात हो रही है। तो 2014 के बाद की बात करेंगे तो वो 15वीं थी। कौन सी थी? 15वीं लोकसभा थी। लेकिन अब जो एक लोकसभा हमारी 2019 में हो चुकी है, तो 2019 की बात करेंगे तो 2019 के बाद की बात हो रही है, तो ये 16वीं है। 2014 के बाद की बात हो रही है, तो 14 के बाद कौन सी? 16वीं है। 19 में क्यों? एक बार हो चुकी है वर्तमान लोकसभा का चुनाव 2019 में हो चुका है। पहले 14 के बाद की बात हो रही थी तो 15वीं थी, लेकिन अब क्या है? 16वीं है। तो ऑप्शन राइट हमारा तीसरा हो जाएगा। और इसके अनुसार 2014 के बाद की बात है तो 15वां हो जाएगा। वैसे हमारा 2019 में एक चुनाव हो चुका है, तो 16वीं क्या हो जाएगा? 16वीं। अब प्रश्न आपके सामने आएगा कि वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सा है? तो 16वीं बात करेंगे, सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का वर्तमान राष्ट्रपति, अब देखिए यहाँ पर 33वां हमारा जो प्रश्न है, तो वर्तमान राष्ट्रपति, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। कितने? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो हमारा जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है वही टाइप हुआ है। तो यहाँ पर समझेंगे, पहले तो क्या थे? रामनाथ कोविंद थे, लेकिन अब जो राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अब जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। तो यार हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि ये पहली परीक्षा में आया, इसलिए रामनाथ कोविंद थे पहले, लेकिन वर्तमान में बात की है द्रौपदी मुर्मू, इसलिए यहाँ पर टाइप नहीं किया हुआ, ये पुराना प्रश्न टाइप कर दिया गया। तो द्रौपदी, अब जो प्रश्न आएगा वर्तमान राष्ट्रपति के, तो द्रौपदी मुर्मू हमें कहना है, द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लंघन या उल्लेख नहीं किया गया? तो सरकार के ढांचों का, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिक के अधिकार, या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दलों के नाम। राजनीतिक दलों के नाम का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा में जो सदस्यों को नामांकित करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जल्दबाजी में लोग प्रश्न का इसमें बी आर अम्बेडकर उत्तर दे देते हैं, क्योंकि संविधान सभा की प्रारूप वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? वो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अम्बेडकर नहीं, अम्बेडकर क्या थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन जल्दबाजी में ये प्रश्न आप गलत कर देते हैं, तो आपको जवाब देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो वो कौन था? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो देखिए कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। तो ये यहाँ से आपके 3 प्रश्न बनने वाले हैं। किसके? कितने? 3 प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि संविधान कब अपनाया गया, तो अपनाने की बात हो रही है, तो वो 26 नवंबर 1949 को। हमारा जो संविधान अपनाया गया वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन यहाँ पर लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं, लेकिन 38वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई? तो यहाँ पर 39वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? तो कौन करते हैं? देखिए समवर्ती सूची के बारे में कार्य कौन करते हैं? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती हैं। क्या करती हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करती है, इसलिए ऑप्शन हमारा चौथा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन से थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला देखिए, 42वां प्रश्न, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था, वो मुर्शिद कुली खान थे। कौन थे? मुर्शिद कुली खान। 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल से नियंत्रण से अलग हो गया। अगला देखिए, 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी लॉर्ड कैनिंग ने। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने ये बात की थी कि वो बहादुर शाह जफर का आखिरी मुगल सम्राट होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 44वां प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो ये किसने बात कही थी? तो ये बात कही थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? तो खुद को पेशवा नाना साहेब ने कहा था। किसने कहा था? नाना साहेब ने। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? तो किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना या एक कहानी सुनाना। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ईवीएस में भी बताया गया, ईवीएस में क्या है? भ्रमण करने की बात की गई। किसने? भ्रमण करने की, कि बच्चों को क्या कराएं? ज़्यादा से ज़्यादा भ्रमण कराएं, तभी उनका ज्ञान बढ़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? दूसरा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा करा दें, इससे उसकी जानकारी अधिक बढ़ेगी। कारखाने की जानकारी क्या? अधिक बढ़ेगी। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। 47वां प्रश्न देखिए, एडुसेट के बारे में है। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो एडुसेट क्या है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। क्या है? मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचवाड़ी, ये दो रचनाएं हैं, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों का संरक्षित किया गया? तो ये किया गया कबीर के। किसके? कबीर की। ये भी 2019 में आए हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, कबीर। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह और अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, किस काल के थे? तो वो थे राष्ट्रकूट काल के। किसके थे? राष्ट्रकूट काल के थे। अगला प्रश्न देखिए, 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो वो रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक, समाज सेव, सत्सोगा समाज, समाज सेवा या सेवा समाज या ब्रह्म समाज। तो कौन सा था? वो था हमारा ब्रह्म समाज। क्या था? ब्रह्म समाज। अगला देखिए, 51वां, बात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो बात हमारा जो दिग्दर्शी है वो क्या नापने के लिए किया जाता है? तो वो वायु दिशा। क्या? वायु की दिशा नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 52 प्रश्न है देखिए, 52वां हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? संचरण में मदद करती है। तो वो मध्यमंडल है या बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल या समताप मंडल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 52 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बाह्य वायुमंडल। क्या हो जाएगा? बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पृथ्वी की विभिन्न परतों को निम्नलिखित में से या परतों को क्रम में आंतरिक रूप से बाह्यतम परत तक पहचानिए। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले इसमें बात की जाती है, तो ये जो अंदर का जो हमारा है इसको आंतरिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक कोड। तो जो हमारा पहला हो जाएगा वो आंतरिक कोड हो जाएगा। अब देखिए, फिर उसके बाद बात की जाती है इसकी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बाहरी कोड हो जाएगा। अब देखिए, हमने दो पहचान ली इसमें, आंतरिक कोड और बाहरी कोड, लेकिन आंतरिक कोड बाहरी कोड किसमें? दो में दिए गए हैं। किसमें? दो में दिए गए हैं, तो इसलिए हमारे ये दो ऑप्शन क्या है? बिल्कुल कट हो गए। अब इसके बाद की बात की जाए, इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद क्या आता है? हमारा मेटल आता है। ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ये क्या है? मेटल है। तो इसमें मेटल, और इसके बाद क्या? चौथा क्या होता है? ये लास्ट में वो परपटी होती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक कोड, बाहरी कोड, मेटल और परपटी। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है। देखिए, सूर्य चंद्रमा की क्या है? बिल्कुल सामने, पृथ्वी के सामने है चंद्रमा, लेकिन सूर्य क्या है? अलग है। सूर्य का इसका चंद्रमा से कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों एक दूसरे के, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती तो क्या हो जाता? चंद्र ग्रहण हो जाता। यहाँ पर ग्रहण की बात नहीं की गई, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? किसकी बात की गई? यहाँ पर लघु ज्वारभाटा की। किसकी? लघु ज्वारभाटा की बात की गई है। ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लघु ज्वारभाटा। अगला प्रश्न देखिए, 55वां प्रश्न। 55वां हमारा प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है? बाढ़ का मैदान कहलाता है, विसर्प, चाप झील या तटबंध। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा विसर्प। क्या होता है? विसर्प। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 56, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी रहेगा? तो देखिए, जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, जहाँ पर भूकंप आ जाता है, तो वहाँ पर क्या है? वायु मार्ग ही सबसे बेस्ट रहता है। इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है, वो क्या कहलाती है? देखिए, जो भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित कहलाती है, वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी। क्या होगा? जनसांख्यिकी। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए,
ये कथन वाला प्रश्न है। क्या है? कथन वाला प्रश्न है, इसको समझते हैं। अब कथन ए है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता। ये बात क्या है? बिल्कुल सही बात की गई है यहाँ पर ऑप्शन ए में, बिल्कुल राइट बात है। कारण आर पढ़िए इसका। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में क्या है? उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो ये बात भी बिल्कुल है, अच्छी है। लेकिन क्या है इसमें कमी क्या है कि ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 59वां सेकंड लास्ट प्रश्न, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर ईंधन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। आज का लास्ट प्रश्न, आखिरी प्रश्न है। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। तो मछली का जो प्रजनन होता है वो क्या कहलाता है? तो मछली का प्रजनन पिसीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे एसएसटी के 60 प्रश्न। कितने? 60 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा होगा और सभी प्रश्न आप सभी को समझ आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आप सभी लोगों तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एसएसटी के में और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी वीडियोज़ को जाकर देखें। एसएसटी के, सीडीपी के, हिंदी के, इंग्लिश सभी के प्रश्न आप देख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।